इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर डील होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के पार्ट 4 में डील होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिशिएबल है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो जस्टिशिएबल था, और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। अब दोबारा से हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो हमने पहले भी समझा था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब सिटीजन्स को राइट्स देने थे। क्या देना था? राइट्स। ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सिटीजन्स को क्या देने थे? राइट्स। अब ये जो राइट्स सिटीजन को देने थे, इन राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? इन राइट्स का ऑब्जेक्टिव था रियल मीनिंग यानी कि रियल सेंस में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। किसको स्टैब्लिश करना था? डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। अब ये डेमोक्रेसी अगर स्टैब्लिश करनी है तो यहां इसके 3 सेंस होंगे, या हम ये कहें इसके 3 डायमेंशन होंगे। एक होगा पॉलिटिकल, दूसरा आएगा सोशल, और तीसरा आएगा इकोनॉमिक। ध्यान से समझते रहिएगा। सिटीजन्स को राइट्स देने थे। इन राइट्स का ऑब्जेक्टिव था कंट्री के अंदर रियल सेंस में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। डेमोक्रेसी की डायमेंशन क्या क्या आएंगी? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब अगर हम एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं तो इंडिया की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो सभी के सभी राइट्स सिटीजन्स को दे सके, यानी कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं थी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सभी राइट्स सिटीजन्स को दे दिए जाएं। तो क्या किया गया? राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। राइट्स को क्या कर दिया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट बनाया गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। या हम ये कहें कि राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें से कुछ राइट्स ऐसे रखे गए जिनकी स्टेट गारंटी देती है और जिनको जस्टिशिएबल बनाती है, उनको रखा गया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। कहाँ रखा गया? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। और स्टेट इनको क्या देती है? गारंटी देती है और इनको जस्टिशिएबल बनाती है। यानी कि अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं किए जाते हैं, सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका वो राइट वायलेट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रेमेडी ले सकता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट या ये कहें कि जुडिशरी गारंटी देती है आपके फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये गारंटीड फंडामेंटल राइट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन किसको बना देता है? सुप्रीम कोर्ट को। बहुत ध्यान से समझिएगा। सिटीजन्स को राइट्स दिए, सभी राइट्स देने की पोजीशन में नहीं थे। कुछ राइट्स को क्या किया गया? जस्टिशिएबल बना दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को इन राइट्स का गार्जियन बना दिया। इन राइट्स का क्या बना दिया? गार्जियन। सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी बात, कुछ राइट्स ऐसे भी थे जो स्टेट की पोजीशन नहीं थी कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम पर वो इंश्योर कर सके। उन राइट्स को
कॉन्स्टिट्यूशन ने, या ये कहें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4, जिसका नाम रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां रख दिया गया। लेकिन इनकी गारंटी नहीं दी गई क्योंकि स्टेट उस समय देने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में रखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये डायरेक्शन दी। क्या दी? डायरेक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन हो गए या गाइडलाइंस हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को क्या दे दी? डायरेक्शन, कि जब भी आप लॉ बनाएंगे, जब भी आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, तब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान रखेंगे। यानी कि इनको जस्टिशिएबल तो नहीं बनाया गया, यानी कि ये क्या हुए? नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर पार्ट 4 डीपीएसपी का कोई प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं होता तो कोई भी पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता। किस ग्राउंड पर? कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये पर्टिकुलर प्रोविजन दिया गया है और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। समझ गए? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में गार्जियन नहीं बनाया। यानी कि अगर पार्ट 4 डीपीएसपी वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी नहीं देती कि भाई हम इसको एनफोर्स करा देंगे। ये नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन ये स्टेट को डायरेक्शन है, स्टेट को गाइडलाइन है कि जब भी आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तब क्या करेंगे? तब इन पॉलिसीज को, यानी कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ध्यान रखेंगे। जब भी आप कोई लॉ बनाएंगे इन डीपीएसपीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ स्टेट का मीनिंग क्या है? यहाँ स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में था, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्टेट का मीनिंग क्या है? जो आर्टिकल 12 के अंदर था। आर्टिकल 12। तो यहां बहुत ध्यान से समझिएगा दोबारा से एक बार। सिटीजन्स को राइट्स दिए गए, एक राइट्स जस्टिशिएबल, एक नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स में, नॉन जस्टिशिएबल स्टेट को डायरेक्शन दे दी कि जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, जब आपको लगे सोशल कंडीशन ठीक है, तब आप ये डीपीएसपीज इंप्लीमेंट कर देना। अब ध्यान से समझो, सिटीजन्स को राइट्स देने का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिटीजन्स को राइट्स देने का ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। और डेमोक्रेसी की डायमेंशन क्या क्या होंगी? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। राइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? जस्टिशिएबल। डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल। अब ये जो जस्टिशिएबल राइट्स हैं, इनके थ्रू क्या हुआ? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट हुई। क्या प्रमोट हुई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। किसके थ्रू? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। डेमोक्रेसी की डायमेंशन देखो, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल जो डायमेंशन है, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो किससे प्रमोट होती है? फंडामेंटल राइट्स से। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये किससे प्रमोट होंगी? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू प्रमोट होंगी। तो दोबारा ध्यान से समझो, डेमोक्रेसी की 3 डायमेंशन, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रमोट होती है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू प्रमोट होती है। अगर गवर्नमेंट डीपीएसपीज इंप्लीमेंट करेगी तो कंट्री के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट होगी। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। ठीक है,
वेलफेयर स्टेट क्या होती है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जहां पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है। दो तरीके से रूल होता है। देखो, मोटा मोटा अगर हम माने, ये गवर्नमेंट है और ये हो गए सिटीजन्स। अब गवर्नमेंट में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? लॉ मेकिंग कर रहे हैं, लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये रूल कर रही है। और रूल कौन हो रहे हैं? ये सिटीजन्स। ठीक है। रूल करने के दो तरीके हैं। पहला, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करे। पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करे तो सिटीजन ऑब्वियस है इस गवर्नमेंट को बनाए रखेंगे और गवर्नमेंट के सपोर्ट में हमेशा वोट भी करेंगे अगर डेमोक्रेसी है। और अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है, मोनार्क है, तब भी पब्लिक उसी किंग या क्वीन को सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई ये पब्लिक के फेवर में वर्क करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? कि ये फोर्स का इस्तेमाल करें। फोर्स, बल, फोर्स का इस्तेमाल करें, बल का प्रयोग करें, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, और सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करें, पब्लिक के लिए वर्क ना करें, अपने वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। गवर्नमेंट में बैठे लोग किसके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे? खुद के वेलफेयर के लिए। ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। ये किसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे? खुद के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और पब्लिक को कैसे कंट्रोल रखेंगे? फोर्स के थ्रू। जब फर्स्ट ऑप्शन होता है गवर्नेंस का, तब बोला जाता है वेलफेयर स्टेट। तब इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और जब सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि बल का प्रयोग करके, फोर्स का एक्सरसाइज करके इस्तेमाल किया जाता है, तब इसको बोला जाता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट। तो ये दो तरीके के सिस्टम चल सकते हैं, ठीक है, एक पुलिस स्टेट और एक वेलफेयर स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है, ना कि पुलिस स्टेट को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है, ना कि पुलिस स्टेट स्टैब्लिश करना। तो अब दोबारा ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है? एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट, या बेसिकली इसको हम कहें गवर्नमेंट, ठीक है, ये किस कंस्ट्रक्शन है? गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है, स्टेट कंस्ट्रक्शन है। लेकिन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। ये डीपीएसपी केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन है, यानी कि लेजिस्लेचर, ये हम कहें लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस। किसको दे रहा है? स्टेट को दे रहा है। कैसे इंस्ट्रक्शन है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन हो गए, हम इसको रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हैं। किस किस को हैं? स्टेट को। स्टेट में भी किसको? लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव। हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी काउंट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। लेकिन ये जुडिशरी को नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं ये जुडिशरी को नहीं दिए गए,
ये जुडिशरी को नहीं दिए गए हैं, ये केवल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को दिए गए हैं, या फिर हम इसको कहें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको कहाँ से बोरो किया गया है? इसको बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से। कहाँ से बोरो किया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। अब हम लोग बात करें तो हमने देखा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 में डील होता है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आएंगे। आर्टिकल 36 से लेकर के 51। ठीक है, टोटल 20 आर्टिकल्स आएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट होने के बाद कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। एक एक करके आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले इनका नंबर देख लेते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 36। ठीक है, सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 37, थर्ड है आर्टिकल 38, फिर है आर्टिकल 39A। ध्यान से समझिएगा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39, और फिर है आर्टिकल 39A। इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के बाद 41, 42, 43। ठीक है, 41, 42 और 43। नेक्स्ट आर्टिकल है 43A। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 43A। इसके बाद आएगा 43B। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 43B। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 44, फिर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 44, 45, 46, 47, 48 तक कंटिन्यूस आएंगे। ठीक है, 46, 47 और 48। फिर आएगा 48A। ठीक है, फिर आएगा 49, 50 और 51। (49, 50 और 51). अब ध्यान से देखिए, टोटल हो गए 20 आर्टिकल्स। तो जो एक्स्ट्रा ऐड होने वाले आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? 39A, 43A, 43B, 48A। ये आर्टिकल्स सीक्वेंस से बाहर हैं। ठीक है, तो टोटल 20 आर्टिकल्स हो गए। 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51। अब एक एक करके सबका हम कंटेंट देखेंगे और उसको बहुत ध्यान से हम ये समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन आर्टिकल्स में स्टेट को क्या गाइडलाइन दी गई है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से प्रोविजन में अमेंडमेंट हुआ या किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई प्रोविजन ऐड किया गया। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी देखते चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एनालिसिस के तौर पर उसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो एक एक करके पहले इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सोशलिस्टिक क्या होता है,
गांधीयन क्या होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या होता है। फिर हम जैसे जैसे आर्टिकल्स करेंगे उसी में हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे कि भाई इनमें कौन सा सोशलिस्टिक है, कौन सा गांधीयन है और कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला सोशलिस्टिक। सबसे पहला है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है, जो डीपीएसपी है उसको हम सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक क्या होता है। ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का एक फ्रेमवर्क बनता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी इसको सोशलिस्ट डिक्लेयर किया गया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है या जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोशलिज्म है वो कैसी स्टेट इस्टेब्लिश करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का मतलब होता है एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, इन इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। जो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हैं जिनका ओरिजिन, जैसे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है सोशलिज्म की, अगर वहाँ पर जाएं तो वहाँ तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। लेकिन इंडियन जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है। यहाँ बात होती है इन इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने की। इन इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने की, चाहे वो वेल्थ के सेंस में हो, इनकम के सेंस में हो, उसको रिड्यूस करना है। दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तीसरा देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने किस तरफ जाना है, वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के। तो जहाँ भी हम कहेंगे कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधीयन आइडियोलॉजी क्या कहती है, गांधीयन आइडियोलॉजी सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड है, बैकवर्ड सेक्शन, विमेन, एससीज, एसटीज, इनके डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्फ गवर्नेंस। कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बोलेंगे, स्मॉल बिजनेसेस, विलेज स्केल, ताकि उनकी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बने।
तो सेल्फ गवर्नेंस की बात होती है। बैकवर्ड सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन, ये जो बैकवर्ड सेक्शन है ये एससीज हैं, एसटी है, विमेन है, ओल्ड एज पीपल हैं, चाइल्ड है, कोई भी है, इनके डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स में। इसके बाद आती है लिबरल इंटेलेक्चुअल्स की बात। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स कौन हैं? जो मॉडर्न आइडियाज़ फॉलो करते हैं, लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सभी इक्वल है, कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। ये क्या कहते हैं कि भले ही ब्रिटिशर्स ने कोई मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए हैं वो भी सेफ़ रहने चाहिए, जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, जो भी उनके काम है वो सेफ़ रहने चाहिए। तो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं ये मॉडर्नाइजेशन की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। जब भी कोई ऐसा लॉ जो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो, इसकी बात होगी तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी होगी। एनवायरनमेंट को सेव करने की बात होगी, लिबरल आइडियोलॉजी होगी। तो इन सबको किस में डाला जाएगा? लिबरल इंटेलेक्चुअल में डाला जाएगा। यानी कि एक पुराने ट्रेंड से हट करके एक बिल्कुल नई सोच के साथ जो प्रिंसिपल्स होंगे वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आएंगे। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 36 से। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 36 क्या है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है? इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है? डेफिनेशन। डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है? अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। स्टेट का मीनिंग क्या होगा? स्टेट का मीनिंग क्या होगा? स्टेट का वही सेम मीनिंग होगा जो पार्ट 3 में था। और पार्ट 3 के लिए स्टेट को कहाँ डिफाइन किया गया था? आर्टिकल 12। इसके लिए कहाँ डिफाइन किया गया था? आर्टिकल 12। ठीक है, तो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी, वही डेफिनेशन यहाँ स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज़ या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के अंडर मानी जाए या स्टेट की आर्म के तौर पर काम कर रही हो, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 37 ये बता रहा है कि पार्ट 4 में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इनका एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि पार्ट 4 में पार्ट 4 के अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? प्रिंसिपल्स। इनके एप्लीकेशन के साथ डीलिंग करता है। अब इसका कंटेंट क्या है वो समझिए। कंटेंट क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। सबसे पहले क्या बता रहा है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। यानी कि यहां जो प्रोविजंस दिए गए हैं
क्या दिए गए हैं, प्रोविजंस शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ वो ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने समझाया था। इसका मीनिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 37 के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या बना दिया, नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट के थ्रू ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोई भी कोर्ट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की गार्जियन नहीं है। तो आर्टिकल 37 इन प्रोविजंस को क्या बना रहा है, नॉन जस्टिशिएबल। इसके बाद क्या कहता है, दोबारा से कंटेंट पढ़ते हैं। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल्स देयरइन laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन ये जो प्रोविजंस इस पार्ट 4 में दिए गए हैं ये क्या है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 के थ्रू खुद ये डिक्लेयर करता है कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, आर्टिकल 37 ही क्या कह रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। यानी कि आर्टिकल 37 ही क्या कहता है कि पार्ट 4 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी वो लॉ मेकिंग करे इनको इंप्लीमेंट करे। यानी कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ड्यूटी क्या है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, ड्यूटी क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, अप्लाई। कहां अप्लाई करना है, लॉ मेकिंग। और स्टेट का मीनिंग क्या है, जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। और लॉज के अंदर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए गए लॉज तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ गवर्नमेंट जो रूल्स नोटिफिकेशंस जारी करती है, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, वो भी लॉ मेकिंग के अंदर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आर्टिकल 37 समझो। आर्टिकल 37 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एप्लीकेशन के साथ डील करता है। कंटेंट दोबारा एक बार पूरा पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। तो सबसे पहला ये क्या कर रहा है, इन प्रोविजंस को नॉन जस्टिशिएबल बना रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल रोल प्ले करेंगे। और तीसरा ये कह रहा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन प्रोविजंस को अप्लाई करे जब भी लॉ मेकिंग करेगा। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 37 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर for the promotion of welfare of the people, a state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people। ध्यान से समझिए आर्टिकल 38।
आर्टिकल 38 एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आर्टिकल 38 सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये क्या कहता है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करो, क्या करना है, सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है या एस्टेब्लिश करना है, किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हम इसको कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ द पीपल्स वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम होना। आर्टिकल 38 के अंदर 2 क्लॉजेज हैं। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहा है। आर्टिकल 38 के अंदर 2 क्लॉजेज हैं, या हम ये कह सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। पहले आर्टिकल 38 क्लॉज 1 का कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। तो अब ध्यान से समझिएगा ये क्या कहता है। आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ये क्या कहती है, सबसे पहला काम, यहां स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पब्लिक वेलफेयर प्रमोट किया जाए। स्टेट, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करे। पब्लिक वेलफेयर क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, सिक्योर भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, एज इफेक्टिवली एज इट में, यानी कि जितना प्रोटेक्ट ये कर सकता है इफेक्टिवली, जितना इफेक्टिवली स्टेट कर सके उतना करे। ठीक है, अब इसने करना क्या है, एक सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करना है। स्टेट ने क्या करना है, सोशल ऑर्डर। पब्लिक वेलफेयर कब प्रमोट होगा, जब ये सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाएगा। और इस सोशल ऑर्डर में क्या होगा, ये कैसा सोशल ऑर्डर है, यहां जस्टिस मिलेगा। क्या मिलेगा, जस्टिस। कैसा कैसा जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस यहां पे मिलेगा। अब इससे क्या होगा, ये एनलाइटनमेंट करेगा या डायरेक्शन देगा या इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, एक तरीके से एनलाइटनमेंट करना किसका, नेशनल लाइफ के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, यानी ये एक तरीके से पूरी कंट्री को, या जो हम नेशनल लाइफ अपनी जीते हैं उसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको एनलाइटनमेंट देगा। तो जो मेन कंटेंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के अंदर, हालांकि आर्टिकल का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आर्टिकल 38 इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 38 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये क्या कहता है, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्या कहता है कि पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करना है। कैसे होगा, सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 क्लॉज 2 की। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 क्या कहता है, इसका कंटेंट पहले देख लेते हैं। ये कंटेंट क्या है, द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities,
not only amongst the individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। ध्यान से समझिएगा। अब बात हो रही है आर्टिकल 38 क्लोज 2 की। आर्टिकल 38 क्लोज 2 ये क्या कह रहा है? स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, यानी कि आर्टिकल 38 स्टेट को गाइडलाइन दे रहा है। क्या गाइडलाइन दे रहा है? कि इनइक्वालिटीज मिनिमाइज करो। क्या कह रहा है? इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करो। ये इनकम के बेस पर हो, वेल्थ के बेस पर हो, किसी बेसिस पर हो। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है? इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। किस सेंस में? इनकम की सेंस में। किस सेंस में? इनकम की सेंस में। ठीक है। साथ साथ इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है। किस सेंस में? स्टेटस। इसके अलावा फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? केवल इंडिविजुअल के बीच में ही नहीं करनी है कि भाई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल, साथ साथ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में भी ये इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है, चाहे ये डिफरेंट एरियाज में रहते हों या अलग अलग वोकेशंस में एंगेज्ड हों, अलग अलग जॉब करते हों, ऑक्यूपेशन करते हों। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, स्टेट को क्या गाइडलाइन दी गई कि इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है। और इनइक्वालिटीज किस किस के बीच में रिड्यूस होगी? एक तो इंडिविजुअल्स और एक ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 38 की दो क्लोज आई। पहली क्लोज क्या कह रही है? पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करना है, सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करना है। दूसरी क्लोज कह रही है इनइक्वालिटी रिड्यूस करना है। तो अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 38 क्या कहता है, तो ध्यान रखना सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वालिटी। लेकिन इंडिया में इक्वालिटी की बात नहीं होती, इंडिया में बात होती है इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करने की, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो कम्युनिज्म सोशलिज्म है, या फिर हम ये कहें कि जहां से सोशलिज्म का ओरिजिन है, वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इंडिया में अलाउ नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है। तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पुअर को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जिस इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल है कि वो अपना ग्रो कर सके, वो ग्रो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो आर्टिकल 38 सीधा सीधा ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात करेगा, पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करने की बात करेगा और जस्टिस की बात करेगा। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आर्टिकल 38 सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझे, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं एट प्रेजेंट 20 हैं। यहाँ आर्टिकल 36 से 51 तक जाएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 36 और 37, वो कोई डीपीएसपी नहीं है। उसमें केवल एक तो डेफिनेशन दी गई है और एक एप्लीकेशन बताया गया है प्रिंसिपल्स का। जो डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल प्रिंसिपल से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होंगे आर्टिकल 38 से। दोबारा ध्यान से समझो, हमारे आर्टिकल जा रहे हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए या किसी एग्जाम में पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो सीधा सीधा है 36 से 51 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो 36 और 37 इसमें डेफिनेशन बता दी और इसमें इनका एप्लीकेशन बता दिया। जो एक्चुअल प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के, जो गाइडलाइंस हैं, वो स्टार्ट होंगी 38 से और कहाँ तक जाएंगी? 51। लेकिन ऐसा मत करना कि एग्जाम में पूछा भाई डीपीएसपी के अंदर कहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होते, तो कहते 38 से। आर्टिकल 36 से ही स्टार्ट होंगे, 51 तक जाएंगे। 36 डेफिनेशन, 37 एप्लीकेशन, 38 गाइडलाइन। 38 क्या है? गाइडलाइन है।
क्योंकि यहां से स्टेट को गाइडलाइन दे दी। अब देखो आर्टिकल 38 हमने कहा सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आर्टिकल 38 की क्लोज 1 हमने देख दी, क्लोज 2 हमने देखा। अभी जो क्लोज 2 है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये ऐड की गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आर्टिकल 39 के अंदर जो स्टेट को फॉलो करने होंगे। ठीक है, आर्टिकल 39 इसके अंदर 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, आर्टिकल 39 के अंदर 6 प्रिंसिपल्स दिए गए और ये कहा गया है कि जब स्टेट पॉलिसी फॉर्मुलेट करे तो इन 6 प्रिंसिपल्स को ध्यान रखेगी। ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ही हैं। आर्टिकल 39 के अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सभी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ही हैं। यहां स्टेट को क्या कहा गया है? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, यानी कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा, जब भी क्या करेगा, कोई पॉलिसी बनाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी टू सिक्योर। क्या सिक्योर करना है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। आप ध्यान से समझो, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। स्टेट को ये गाइडलाइन है कि वो इन सभी को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी बनाए। अब एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 39 के अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करना है, यानी कि जो सिक्योर करना है, वो क्या है? द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स या मैन हो विमेन हो, इनके पास क्या होना चाहिए? इक्वली इनके पास राइट होना चाहिए। राइट किस चीज का? राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इक्वली होगा सबसे पहले तो सबके पास राइट। कैसा होगा? इक्वली। क्या है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, मीन्स ऑफ अब ध्यान से समझिए, यानी कि फर्स्ट राइट क्या कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए, स्टेट जो पॉलिसी बनाए, उसमें क्या हो, कोई भी सिटीजन हो, मैन हो वुमेन हो, इन सबके पास इक्वली लिवलीहुड का राइट होना चाहिए, अर्न करने का राइट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है? द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन। ध्यान समझो, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी क्या है? मटेरियल रिसोर्सेज किसकी है? ये कम्युनिटी। अभी जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी की, ध्यान समझो, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इनकी ओनरशिप, ठीक है, और इनका कंट्रोल। ध्यान समझो, इनकी ओनरशिप और इनका कंट्रोल कौन कर सकता है? स्टेट। ठीक है। अब ये क्यों करेगा? ताकि इस कम्युनिटी की जो रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पर्पस से हो सके। ठीक है। तो ये जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं
इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं इनकी ओनरशिप और इसका कंट्रोल कौन कर सकता है? फिर स्टेट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कॉमन गुड, कॉमन गुड, कॉमन पर्पस से इस्तेमाल करने के लिए जो कम्युनिटी की रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पर्पस से होगा। आर्टिकल 39 क्लॉज सी, या हम ये कहें आर्टिकल 39 के अंदर जो थर्ड राइट दिया गया है, या कहें कि जो थर्ड गाइडलाइन दी गई है स्टेट को, वो क्या है? आर्टिकल 39 सी। क्लॉज सी। यहां दो क्लॉजेज, ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39 बी, 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान से समझना भी है और याद भी रखना। 39 सी क्या है ये? That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common determinant। अब ध्यान से समझिए उसको। ये वेल्थ के कंसंट्रेशन को रोक रहा है। किसको रोक रहा है? वेल्थ कंसंट्रेशन को रोक रहा है। ऐसा ना हो कि कंट्री की सारी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। तो ये क्या कहता है? The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production। यानी कि इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक ऑपरेशन, कंट्री की जो इकोनॉमी रन हो रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो रही हो, अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसका रिजल्ट ऐसा ना हो, इसका रिजल्ट ऐसा ना हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। क्या हो जाए? वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं होना, ठीक है। वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन, या हम ये कहें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पब्लिक का नुकसान हो जाए, कॉमन पब्लिक का नुकसान हो जाए। अब ध्यान समझो, दोबारा इस कंटेंट को देखते हैं। द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production। यानी कि इकोनॉमिक ऑपरेशन का रिजल्ट ऐसा ना हो कि वेल्थ का कंसंट्रेशन, मीन्स का प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका भी कंसंट्रेशन हो जाए, सारी रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में चली जाएं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, वो नेशनलाइजेशन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हुआ था, इसी के अंडर हुआ था। बैंक्स का नेशनलाइजेशन का मतलब था ये कि भाई जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम बैंक के पास है, सारा पैसा बैंक के पास है, बैंक प्राइवेट है, वो प्राइवेट पर्पज से इस्तेमाल करेगा। इस थ्योरी के ऊपर वो बेस्ड था। यानी कि बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि कुछ लोगों के पास कंट्री का सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। तो आर्टिकल 39 क्लॉज सी तक हमारा हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 39 क्लॉज डी। क्लॉज डी क्या कहता है? देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ध्यान समझिएगा, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो आर्टिकल 39 क्लॉज डी, आर्टिकल 39 क्लॉज डी, यानी कि फोर्थ जो डायरेक्शन आर्टिकल 39 के अंडर स्टेट को दी है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। ये क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस किस के लिए है?
मेन एंड वुमेन, नॉर्मली ये होता है कि जो वर्क भले इक्वल है लेकिन मेन का पेमेंट जो होता है, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो ज़्यादा, वुमेन को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कम। तो गाइडलाइन क्या दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन या वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर्टिकल 39 क्लॉज ई। ये क्या कहता है? द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन, and the tender age of children are not abused, and that the citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। दोबारा ध्यान समझो। The health and strength of the workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that the citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। इसका मीनिंग क्या हुआ? वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है, मेन एंड वुमेन इनकी स्ट्रेंथ पर, हेल्थ पर ध्यान देना है। अब इनकी जो एज है, जो बच्चे हैं उनकी एज है, एक पर्टिकुलर एज है, उस एज को एब्यूज़ ना किया जाए, उसका मिसयूज़ ना किया जाए, और कोई भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण फोर्स ना हो कि वो ऐसे किसी बिजनेस को चूज़ करे जो उसकी एज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम इसको समराइज करें, आर्टिकल 39 ई यहाँ हेल्थ पर फोकस है, किसकी? वर्कर, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। वर्कर, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनकी हेल्थ पर फोकस है। दूसरा क्या है? एब्यूज ना हो, इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण कोई एज या स्ट्रेंथ जो सूट नहीं करता ऐसे बिजनेस में जाए। ठीक है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण अगर ऐसा है कि कोई बिजनेस या कोई जॉब, सपोज करें कोई वोकेशन, कोई जॉब या कोई एम्प्लॉयमेंट किसी की एज या स्ट्रेंथ को सूट नहीं आती है, तो यहाँ जॉब करने के लिए वो मजबूर ना हो। ये क्या कहता है? आर्टिकल 39 क्लॉज ई। इसके बाद आता है आर्टिकल 39 के अंदर 6th जो गाइडलाइन दी गई है, यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज एफ। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड की गई थी। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ ये हुई किसके थ्रू ऐड? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुई। ठीक है, ये क्या कहती है? द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। तो ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं। यहाँ बेसिकली क्या कहा गया है कि चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी मिले, डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ वो सर्वाइव करें, यूथ प्रोटेक्टेड हो, उनका एक्सप्लोइटेशन ना हो। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 39 क्लॉज एफ। तो बेसिकली ये एक्सप्लोइटेशन को रोकता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 ए की। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो दो बातों पे फोकस रहेगा यहां, इक्वल जस्टिस और दूसरा फोकस होगा फ्री
लीगल एड, दो बातों पे यहाँ पे फोकस रहेगा, ठीक है। कंटेंट क्या है? द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। ये एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और कैसा प्रिंसिपल है ये? सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। क्या कहता है? द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस, यानी कि ये स्टेट को गाइडलाइन दे रहा है कि कंट्री का लीगल सिस्टम क्या करे, इस तरीके से उसका ऑपरेशन हो ताकि जस्टिस प्रमोट हो। क्या प्रमोट हो? जस्टिस। जस्टिस प्रमोट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। क्या क्या मिलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कि केस हुआ, एक पार्टी को तो आपने बोलने का मौका दिया, दूसरी पार्टी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, फ्री लीगल एड। इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक ऐसी चीज है, अगर हम अपने लीगल सिस्टम देखें तो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स का इनहेरिटेंस है, और ब्रिटिशर्स के इनहेरिटेड होने के कारण यहाँ करप्शन बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल टाइम में जस्टिस लेने के लिए करप्शन ही था और कुछ था नहीं। तो करप्शन होने के कारण ये बहुत एक्सपेंसिव है। इंडियन लीगल सिस्टम जहाँ हम जस्टिस लेना जाते हैं वो एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, और पुअर पर्सन वहाँ एक्सप्लॉइट हो जाता है। पुअर क्या? हर कोई एक्सप्लॉइट हो जाता है। दूसरा, लॉज कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इजीली समझ नहीं आते, इसलिए ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और एक्सपेंसिव भी है, और इतना एक्सपेंसिव है कि कई बार बहुत लंबा तो टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है और जस्टिस मिल नहीं पाता। साथ साथ वो सब कुछ अपना खर्च भी कर देते हैं, किसी की जेब में पैसे भी नहीं रहते, तो आदमी लास्ट में सोचता है कि इससे पहले तो मैं पहले ही वहाँ कम पैसों में सेटलमेंट हो रहा था, तो कम पैसों में वहाँ पर सेटलमेंट कर लेता, आज मेरे ज़्यादा पैसे लग गए। तो ये सिचुएशन है इंडियन लीगल सिस्टम की। हालांकि गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियरी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि चीप, या हम ये कहें कि भाई एक लो प्राइस पर जस्टिस मिल जाए ताकि उसमें उसका खर्चा ना आए। जज जजमेंट देने का पैसा नहीं ले रहा, जज जजमेंट देने के पैसे नहीं ले रहे, लेकिन उस जो प्रोसेस में जो एक्सपेंडिचर आता है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्रोविज़न किया गया फ्री लीगल एड। अगर किसी के पास अपना कोई काउंसलर नहीं है, लॉयर नहीं है, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लीगल सिस्टम में, तो उसे फ्री लीगल एड दी जाएगी। ये गाइडलाइन है, किसको गाइडलाइन है? स्टेट को गाइडलाइन है। इसके लिए स्टेट सुटेबल लेजिस्लेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक या किसी अदर डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस डिनाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। किसी भी सिटीजन को किसी भी रीजन से, एनी रीजन, कोई भी रीजन हो, किसी भी कारण उसको जस्टिस डिनाई नहीं किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी करे और जस्टिस गेन करे। तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साथ में आर्टिकल 38 भी। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत।